you are doing well. So in today's class we will be discussing some important topics. सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज द आर्ट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. जो आपका CSS ऐसे होता है उसमें एक पैराग्राफ जो होता है वो उसकी एक तरह से एक बैकबोन होता है. अगर आपने एक अच्छा पैराग्राफ लिख लिया, अच्छा पैराग्राफ लिखना सीख लिया, तो आपका जो ओवरऑल ऐसे होगा इट विल फ्लो रियली वेल. और इसमें और इसमें कोहेरेंसी आएगी और उसके अलावा उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आएगा. तो अगर हम एक पैराग्राफ की बात करते हैं तो देर आर 4 essential components of a good paragraph. Number 1, topic sentence. जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो आपके जो पैराग्राफ होता है उसका सेंट्रल थीम होता है या कोर आइडिया होता है. और उसमें आप एक तरह से एग्जामिनर को ये बता रहे होते हैं कि आप किस पैराग्राफ में आप किस पॉइंट पर बात करेंगे. एक तरह से जो टॉपिक सेंटेंस होता है समझने के वो आपके उस पैराग्राफ की थीसिस स्टेटमेंट होता है. ठीक है, इट कैप्चर्स द इंटायर एसेंस ऑफ द पैराग्राफ. और हमारी कोशिश यही होती है कि हम एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट पर बात करें, 2 से 3 पॉइंट्स पर ना बात करें, ताकि वो जम्बल्ड अप ना हो जाए. ठीक है, तो जब जब भी आप एक पैराग्राफ लिखेंगे उस पैराग्राफ में आप एक ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहला जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया टॉपिक सेंटेंस व्हिच इज द सेंट्रल थीम ऑफ योर पैराग्राफ. जो सेकंड कंपोनेंट होता है इट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस. एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस होता है कि आपने जो टॉपिक सेंटेंस लिखा है, जो आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, वो आपने क्यों लिखी है और इसके पीछे आपकी क्या लॉजिक है, उसके पीछे आपका क्या एविडेंस है. फिर तीसरी होती है सपोर्टिंग एविडेंस. सपोर्टिंग एविडेंस बेसिकली होती है अगर आपने कोई एग्जाम्पल मेंशन की हो या कोई केस स्टडी मेंशन की हो तो वो आपकी सपोर्टिंग एविडेंस में आती है. और जो चौथा कंपोनेंट होता है इट्स द कंक्लूडिंग सेंटेंस. इसमें आप बेसिकली अपना जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसी को रीइटरेट कर रहे होते हैं. उसी को आपने एक दफा से दोबारा से एग्जामिनर को बताना होता है कि वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस पॉइंट एंड नाउ वी आर एंडिंग विद द सेम पॉइंट. अच्छा, कुछ पैराग्राफ्स में हो सकता है कि आपके पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस ना हो, कोई एग्जाम्पल ना हो, कोई केस इन पॉइंट ना हो, तो उस सूरत में आप अपनी एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस को थोड़ा सा इलोंगेट कर सकते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपने उसमें जो है वो कम इंफॉर्मेशन लिखी है. ठीक है, तो आई थिंक वन ऑफ योर्स इज someone's mic is on. Can you please turn it off? ओके, सो देयर आर 4 essential components of paragraph writing. ठीक है, पहला होता है आपका टॉपिक सेंटेंस जिसमें आप अपने पैराग्राफ का मेन पॉइंट जो है वो उसको एक तरह से स्टेट कर रहे होते हैं, अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं उस पैराग्राफ की. फिर दूसरा जो आपका कंपोनेंट होता है पैराग्राफ का वो होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, कि आपने जो थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, जो टॉपिक सेंटेंस लिखा है, उसके पीछे क्या स्टोरी क्या है. ठीक है, फिर जो तीसरा कंपोनेंट होता है एक पैराग्राफ का वो होती है आपकी एग्जाम्पल, आपकी सपोर्टिंग एविडेंस. कोई एग्जाम्पल हो गया, कोई केस स्टडी हो गई, वो आप उसमें मेंशन करते हैं. फिर चौथा होता है आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस, कि आपने जो शुरू में जो बात कही है, जो आपका टॉपिक सेंटेंस है, आपने उसी को थोड़ा सा पैराफ्रेज करके कोई दूसरे वर्ड्स यूज करके उसको कंक्लूड कर देना होता है. So now we look at a few examples of a good paragraph. So I wrote this essay called COVID-19 is Changing the Global and Regional Dynamics, and I'll share a paragraph from this essay.
I would encourage all of you to note this paragraph in your notebooks. Okay, so I've written COVID-19 entered a world which was already struggling with the rise of nationalistic and populist tendencies across many countries. Okay, so before that, ये मैंने लिखा था. This paragraph was written for defining global dynamics. Yeah. Okay, so multilateralism was on the retreat. This could be illustrated by the United States, the world's supposed leaders' withdrawal from key multilateral agreements, including the Paris Agreement and the Joint Comprehensive Plan of Action. Similarly, the rise of populist leaders such as Narendra Modi in India and Jair Bolsonaro in Brazil showed that the world was shifting towards nationalistic policies. Thus, COVID 19 entered a world which was already battling with an upsurge in nationalism and populism and exacerbated these changes. So, अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें जो टॉपिक सेंटेंस है वो ये है. COVID-19 entered a world which was already struggling with the rise of nationalistic and populist tendencies across many countries. और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है दिस. अब आप इसमें नोट कर रहे होंगे कि आई हैवंट एग्जैक्टली एक्सप्लेन्ड द टॉपिक सेंटेंस. वो इसलिए बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो मैंने इसमें नहीं अपना एक्सप्लेन किया. ये लाइन जो है वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रही है कि मल्टीलैटरलिज्म वाज ऑन द रिट्रीट. तो ये हमारा एक तरह से एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस हो सकता है. और आखिर में दिस इज माय concluding sentence. ठीक है. Thus, COVID-19 entered a world which was already battling with an upsurge in nationalism and populism and exacerbated these changes. ठीक है. Now I'll share another passage with you जिसमें मैंने explanation थोड़ी ज़्यादा लिखी है, so you can get a better idea. I'll just turn off my mic for a few seconds while I'm typing.
ओके, सो इफ वी लुक एट दिस पैराग्राफ, ये थोड़ा सा लंबा है और जो ऊपर वाला है ये थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि जो नीचे वाला पैराग्राफ है मैंने उस वक्त लिखा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एट होम, और मैं घर पे बैठ के ऐसे लिख रही थी, जबकि जो ऊपर वाला है मैंने रियल टाइम जब मुझे पेपर में ये मिला था तब मैंने लिखा था, तो थोड़ा सा छोटा है वो और नीचे वाला थोड़ा सा लंबा है। तो अगर आप दूसरा पैराग्राफ देखें तो इसमें है, Dawn of the 21st century has witnessed an unprecedented prospect of social media platforms in the form of enhanced accountability. In the past, whenever people felt that they had been wronged by the state, they had extremely limited means at their disposal to hold the culprits accountable for their actions or decisions. People would usually protest in streets. This method was extremely insufficient owing to its limited reach and due to the fact that the security apparatus of the country could easily make any such protest die down. Things, however, changed with the advent of social media platforms. People found in these platforms a new stage to voice their grievances. An example that perfectly fits the frame is that of the resignation of the Icelandic Prime Minister in the wake of the Panama scandal. Following the appearance of his name in the scandal, scores of people from within Iceland took to social media. Such was the magnitude of this digital protest that the Icelandic premier stepped down from power in no time. Hence, social media has, without an iota of doubt, emerged as a potent tool of accountability. अगर इसमें आप टॉपिक सेंटेंस को देखें तो ये है फर्स्ट वाला सेंटेंस, दिस इज योर टॉपिक सेंटेंस, जो बेसिकली डिस्कस कर रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि 21st सेंचुरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अकाउंटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, यानी कि एहतसाब को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। फिर जो आगे लाइंस है, इन द पास्ट से लेकर ग्रीवेंसेस तक, ये आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस आ गई कि आपने जो बात कही है कि सोशल मीडिया ने अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा दिया है, वो किस बेसिस पे कही है और इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। फिर आपकी जो केस इन पॉइंट आता है वो ये वाली एग्जांपल है, आइसलैंडिक प्रीमियर ने जो 2016 में रिजाइन किया था बिकॉज ऑफ हिज नेम अपेयरिंग इन द पनामा स्कैंडल। और जो लास्ट लाइन है, hence social media has without an iota of doubt emerged as a potent tool of accountability, तो ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। अगर आप अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस को अपनी टॉपिक सेंटेंस के साथ कंपेयर करें तो इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही बात कही है लेकिन वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट है, बस उसको एक तरह से पैराफ्रेज कर दिया। सो दिस इज हाउ योर पैराग्राफ इन योर ऐसे शुड लुक लाइक। अच्छा, ये जो पैराग्राफ होता है ये आपके सिर्फ बॉडी पैराग्राफ्स में ये रूल्स अप्लाई होते हैं, इसके अलावा आपका जो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो होता है आपका एक बॉडी पैराग्राफ होता है, इसके अंदर आप जो है ये रूल्स फॉलो करते हैं कि पहले आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, फिर आप एक्सप्लेन करते हैं उस टॉपिक सेंटेंस को, फिर आप कोई एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, अगर आपके जहन में नहीं आ रही उस वक्त कोई एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल को स्किप भी कर सकते हैं और आप अपना जो टॉपिक सेंटेंस की जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। फिर आपके पास आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस, जिसमें आप अपना जो थीसिस स्टेटमेंट है उस पैराग्राफ का, यानी आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसी को आप पैराफ्रेज कर दें, ताकि जब आपका कोई अगर एग्जामिनर आपको पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उनको यही लगे कि आपने जो पहले बात की आप उसी से कंक्लूड करें, आपका पॉइंट जो है वो नीचे आते आते चेंज नहीं हो गया बल्कि वही रहा है। ओके, सो नाउ आई शेयर वन ऐसे वन पैराग्राफ जिसके अंदर मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिखी थी क्योंकि मेरे पास कोई एग्जाम्पल थी नहीं, तो आई जस्ट basically increase the length of my explanation of the topic sentence. So I'm just going to type it out now. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? जी वालेकुम सलाम, पूछें। मैम जैसे ये कहा जाता है कि हमें एक जो भी पैराग्राफ होता है उसको एज अ मिनी ऐसे ट्रीट करना चाहिए, और उसके अंदर जैसे आपने बताया कि
टॉपिक सेंटेंस हो और नीचे एंड में आप उस पैराग्राफ को कंक्लूड करें। जब हमने पैराग्राफ को किसी कंक्लूड कर दिया और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं, तो वहां पर फिर ये भी कहा जाता है कि थोड़ी सी कोहेरेंसी होनी चाहिए कि आपकी बात बिल्कुल अलग ना लगे। तो उसके लिए जस्ट अगर हम कनेक्टिंग डिवाइसेस यूज करते हैं तो वो इनफ होंगी, क्योंकि हमने जो ऊपर पैराग्राफ कंक्लूड किया है वो तो उस वाले आइडिया को कंक्लूड किया है ना, तो हम उसको नीचे वाले आइडिया से रिलेट तो नहीं कर सकते। जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप सेक्शंस देखते हैं। अगर आप फॉर इंस्टेंस एक सेक्शन में आपने लिखा है चैलेंजेस और दूसरा सेक्शन आपका वे फॉरवर्ड का है, तो उन दोनों के बीच में आप एक दो लाइंस का जो है वो कनेक्टिंग डिवाइस यानी जो कनेक्टिंग पैराग्राफ होता है वो यूज करेंगे। लेकिन अगर आप एक ही सेक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स की बात करें तो फिर आप कोई कनेक्टिंग पॉइंट यूज नहीं करेंगे, कोई कनेक्टिंग पैराग्राफ यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप साइन पोस्ट यूज करेंगे, जैसे कि फर्स्टली, सेकेंडली, इन एडिशन टू, मोर ओवर, इस तरह से आप यूज करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। मैम एक क्वेश्चन और था जी जी, पूछें। कि मैम हम अपनी राइटिंग्स आपको भेज सकते हैं, जस्ट आप रिव्यू करके थोड़ा बहुत आइडिया अगर बता दें। जी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैंने एडमिन को अपनी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप वहां पर भेज दीजिएगा। और मैम किस वक्त आप ईमेल्स वगैरह चेक करती हैं कि जिस टाइम लाइक आपको एक पर्टिकुलर टाइम सेंड कर दें? मुझे रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के दरमियान अगर आप ईमेल करेंगे तो मैं उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी जो मैं पैराग्राफ लिखने वाली हूँ, इट्स फ्रॉम द essay called The Crisis of Governance and the Future Ahead. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। मैम, जैसे आपने कहा ना कि टॉपिक सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन के बाद जो है वो हम एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए हम कोई एग्जांपल जो है वो कोट कर देते हैं। तो मैम आपने जी कहा कि जैसे आपने एग्जांपल दी थी उसमें आपने जो है वो एग्जांपल नहीं लिखी थी ना, तो मैम ये कैसे पॉसिबल है कि हम ऑब्वियसली जो भी ऐसे हम लिखने जा रहे होते हैं वो जो है वो रियलिटी से तो वो रिलेट कर रहा होता है ना मैम। तो क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज होता है ऑब्वियसली वो रियलिटी बेस होना चाहिए जो ऐसे पे हम लिखने जा रहे होते हैं।
तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैम उसकी कोई एग्जांपल ना मिले, क्योंकि पास्ट में ऐसा कोई इंसिडेंट ऑब्वियसली हुआ होगा उससे रिलेटेड जो जिसकी हम एग्जांपल जो है वो पुट कर सकते हैं। तो ये हो सकता है मैम कि किसी उसमें पैराग्राफ में हमें कोई एग्जांपल ना मिले जो ऐसे हम लिखने जा रहे होते हैं उसमें। देखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है, लेकिन जो 3 घंटे का टाइम होता है उसको आपने बहुत स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करना होता है। आपके पास 45 to 50 मिनट्स होते हैं अच्छी आउटलाइन बनाने के लिए। और अमूमन ऐसा होता है कि जब आप वे फॉरवर्ड लिख रहे होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें आप खुद से भी बना रहे होते हैं। और वे फॉरवर्ड में अमूमन होता है कि आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं होती या कोई केस इन पॉइंट नहीं होता। तो उसमें आप थोड़ी सी अगर जेनेरिक चीजें लिख दें तो दैट वर्क्स। लेकिन ये है कि जब आप चैलेंजेस लिख रहे होते हैं या आप उसके कॉजेज या इफेक्ट्स लिख रहे होते हैं तो उसमें आपके पास एग्जाम्पल्स होती हैं। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखें। लेकिन अगर कहीं पर आपसे नहीं कोई एग्जाम्पल आपको उस वक्त समझ में आ रही तो उसमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप उसमें एग्जाम्पल्स ढूंढने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा टाइम उस पर लगा दें। तो एग्जाम्पल्स हों, लेकिन अगर किसी पैराग्राफ की आपको नहीं मिल रही है तो इट्स ओके। आई ओके, होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मैम। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं एक पैराग्राफ लिखती हूँ जिससे मैंने कोई स्पेसिफिक एग्जांपल जो है वो यूज नहीं की थी, एंड दिस इज फ्रॉम अनदर एसे। इट इज द हेट स्पीच दैट नीड्स टू बी कर्ब्ड, नॉट फ्री स्पीच। आई कुडंट फाइंड एनी पैराग्राफ इन द प्रीवियस ऐसे जिसमें मैंने कोई एग्जांपल ना दी हो, तो आई विल जस्ट यूज दिस वन। इसका जो पॉइंट था वो था पब्लिक, ये मैंने वे फॉरवर्ड में लिखा था, एंड द पॉइंट वाज पब्लिक अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। आप मुझे स्क्रीन पर जो भी कोई नक्शो निगार बना रहे, कैन यू प्लीज स्टॉप डूइंग दैट? इट्स वेरी चाइल्डिश, एंड इफ यू डोंट वांट टू टेक द क्लास यू कैन जस्ट लीव। इट्स वेरी वेरी अनोइंग, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। यहाँ पे से जिसने भी स्क्रीन पे ये खूबसूरत लाइंस बनाई, कैन यू प्लीज रिमूव इट? इफ यू डोंट वांट टू टेक द क्लास यू प्लीज फील फ्री टू लीव।
Okay, so if you look at this paragraph, इसमें there's not exactly any example. ठीक है, इसमें मैंने एक पॉइंट पे बात की है कि अगर हमें हेट स्पीच को रेगुलेट करना है जो कि सर्टेन ग्रुप्स को टारगेट करती है, तो हमें पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी। और ये पब्लिक अवेयरनेस जो है हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आई डिड नॉट हैव एनी स्पेसिफिक एग्जांपल। अगर आप रिसर्च करें तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन व्हेन आई वाज राइटिंग दिस ऐसे इन रियल टाइम तो मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं आ रही थी, तो आई डिडंट राइट एनी एग्जांपल। तो अगर आपको ओवरऑल ऐसे लिखना आता है और आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो देयर विल बी टाइम्स कि आपके पास कोई एग्जांपल नहीं होगी, लेकिन आपके पास एक जेनेरिक पॉइंट होगा। एक जैसे ये मेरा जो है वे फॉरवर्ड सेक्शन का एक पैराग्राफ था, तो आप उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक पैराग्राफ अपना बना सकेंगे। All right, so अब I would like all of you to write a paragraph. I will give you a point और आप उस पर मुझे जो है वो एक पैराग्राफ लिखकर दिखाएं, और आप उसमें एग्जाम्पल भी जरूर डालिएगा। Okay, so if we talk about the essay, COVID-19 is changing the global and regional dynamics. ठीक है, this is the topic of the essay. तो इसमें मैंने एक सेक्शन लिखा था, हाउ इज कोविड-19 चेंजिंग द रीजनल, क्योंकि इन्होंने दो चीजें से पूछे हैं, ग्लोबल का पूछा और एक रीजनल का पूछा। तो मेरा एक सेक्शन जो था, इट वाज डेडिकेटेड टू हाउ इज कोविड-19 changing the regional dynamics। और इसमें एक पॉइंट था मेरा कि रशिया इज रीगेनिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अब आप लोगों के पास 10 मिनट है, डू सम रिसर्च, और आप मुझे इस पर रशिया इज रीगेनिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन वाले पॉइंट पर एक पैराग्राफ लिख के दिखाएं, जिसमें आप ये जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा। टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, एक्सप्लेन करें उस टॉपिक सेंटेंस को, फिर उसकी कोई एग्जाम्पल लिखें और फिर इसको कंक्लूड कर दें। सो यू हैव 10 मिनट्स। If you have understood the assignment, please say yes in the chat box. Yes, ma'am. All right, perfect.
आपका असाइनमेंट ये कि मैंने एक टॉपिक दिया आपको, कोविड-19 इज चेंजिंग द ग्लोबल एंड रीजनल डायनामिक्स, और इसमें एक सेक्शन है हाउ इज कोविड-19 चेंजिंग द रीजनल डायनामिक्स, और उसके अंदर एक पॉइंट है रशिया इज रीगेनिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो आपको इस वाले पॉइंट पर जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और उस पैराग्राफ के अंदर जब आप लिख रहे होंगे तो यू हैव टू फॉलो 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स। आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है, फिर आपको उस टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको उसमें एक एग्जाम्पल लिखनी है, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड इट। तो दिस इज योर असाइनमेंट, यू हैव 10 मिनट्स। मैम ओनली रीजनल डायनामिक्स वाले पे करना है, ग्लोबल को छोड़ देना है अभी? हाँ, ग्लोबल को छोड़ते हैं, ये जो मैंने पॉइंट आपको हाईलाइट करके दिया है ना, बोल्ड करके, रशिया इज रीगेनिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन, इस पर एक पैराग्राफ लिखना है। ओके मैम।
हेलो मैम, आप ये गिवन पैराग्राफ चेक करें प्लीज। I think you guys are finding it difficult to do this paragraph, which is understandable क्योंकि आपने ऐसे नहीं लिखा तो पैराग्राफ लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. But this was just a warm up exercise. तो इसमें यह है कि आपने ये जो रशिया के इन्फ्लुएंस की मैंने बात की है इसको आपने कोविड-19 के पर्सपेक्टिव से देखना है. कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में आपने इस पॉइंट को देखना है. बिल्कुल ही मतलब रैंडम तरीके से रशिया के इन्फ्लुएंस को नहीं देखना. तो अगर आप में से कोई शेयर नहीं करा तो आई विल जस्ट शेयर माय पैराग्राफ जो मैंने लिखा था फॉर दिस एसे. Okay, someone has shared their. So this is a good paragraph. With the development of COVID-19 vaccine, influence of Kremlin has increased in the region. It has become a matter of pride for the Putin regime, and they have compared their vaccines' efficacy with their reliability of AK-47 guns. Since the West has failed to take the lead, developing world is looking towards Russia for the life-saving jabs. Thus, COVID-19 has become an opportunity for Russia to increase its sphere of influence in developing world. This is a very good one. इसमें एक चीज मिसिंग है. आप जो टॉपिक सेंटेंस आप लिख रहे हैं, इफ यू स्टार्ट दिस पैराग्राफ विद अ टॉपिक सेंटेंस तो वो ज्यादा बेहतर होगा और फिर यू कैन टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स. So this is a good example. Okay, so I'll type my paragraph now.
So this was the paragraph that I wrote. Similar to China. अच्छा मैं यहाँ मैंने similar to China इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ऊपर वाले paragraph में China की बात की थी. तो coherency develop करने के लिए I used this एक तरह का sign post. So similar to China, Russia too seems to gain ground in the Asian region. Even in the pre-COVID era, Russia was significantly gaining importance in the Middle East through its involvement in Syria, Libya, and elsewhere. COVID-19 has certainly helped Russia further its influence. तो अगर पहली वाली जो लाइन है सिमिलर टू चाइना से लेकर रीजन तक, दिस इज माय टॉपिक सेंटेंस. फिर मैंने आगे जो बात की है वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. फिर मैंने फॉर इंस्टेंस करके आई हैव मेंशन्ड दिस एग्जांपल ऑफ स्पुतनिक वैक्सीन. For instance, Russia is also part of the vaccine race as it has begun trials of its own Sputnik vaccine. ठीक है. फिर according to Russian government, the domestic vaccine has so far yielded promising results, and the country is very well on its way to manufacture it on a massive scale if it passes stage 3 trials. Therefore, it could be said that Russia, too, like China, has come to be viewed as an important regional player in view of COVID-19. और जो आखिरी sentence है, it's my conclusion. ठीक है. तो इस तरह से you write a paragraph. Okay, so यहाँ पर किसी ने एक पैसेज लिखा है which is good. Russia is regaining the influence in the region amid the COVID-19 pandemic. After the outbreak of the global pandemic in 2019, there is a huge catastrophic effect on the global economic powers, which led to a change in the regional dynamics of world, especially in the Eurasian part of world. Russia was the first European country to launch its COVID vaccine Sputnik in the global market and captured the global vaccine market despite the fact that there was a major backlash from American and European countries. Another major issue was the major outbreak of COVID in United States in later 2020 that caused the state's influence in the Central Asia and Eastern Europe. इसमें आपने जो another major issue वाला point लिखा है, you can cancel that क्योंकि वो थोड़ा सा deviate कर रहा है. The rest is fine. All right, so we'll end the class here. आज आपने ये सीखा कि एक पैराग्राफ किस तरह से लिखना चाहिए, और ये जो पैराग्राफ आप लिखेंगे दिस इज पार्ट ऑफ द बॉडी पैराग्राफ. ठीक है, ये आपकी ऐसे की बॉडी का हिस्सा होगा. आप अपना कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जो है वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे. वो उसको लिखने का एक अलग स्टाइल होता है, एक अलग तरीका होता है. तो आई होप दिस लेक्चर वाज बेनिफिशियल, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वील एंड द क्लास. और इस ये मेथड अगर आप फॉलो करके अपने जो पैराग्राफ्स लिखेंगे तो आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा. बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपने एसेज लिख सकेंगे. अस्सलाम वालेकुम मैम, ये जो लास्ट कोविड-19 वाला पैराग्राफ है, क्या ये आप ग्रुप में या यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर सकती हैं प्लीज? जी मैं ये कॉपी पेस्ट कर देती हूँ. Okay, so if there are no further questions, we'll end the class. Allah Hafiz everyone.